दोस्तों बात करता हूं मैं आज ऑटो सेक्टर की, जो कि हाल के दिनों में बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्योंकि कोविड सिचुएशन आने से पहले ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जब पूरी मार्केट ऊपर को जा रही थी तो ऑटो सेक्टर तब भी नीचे को जा रहा था। लेकिन जब कोविड सिचुएशन आती है तो ऑटो सेक्टर के ऊपर एक और बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से वो जो 90 दिन का टाइम था उसके बीच में ऑटो के सेल्स ऑलमोस्ट जीरो पे टच हो गए थे। लेकिन जैसे ही कोविड से बाहर मार्केट ने निकलना स्टार्ट किया उसके बाद सभी कंपनीज ने भागना स्टार्ट किया। वहीं पे अगर मैं ऑटो की बात करता हूं तो ऑटो की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न दिया और सब लोग ये भी बोलने लग गए कि शायद अब वो टाइम आ गया है जब ऑटो सेक्टर आने वाले टाइम में रन करेगा। तो मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो सेक्टर के बारे में कि ऑटो सेक्टर के ऊपर क्या लगता है कि इनका बुरा टाइम पीछे चला गया है या अभी भी टाइम बचा है जब ऑटो सेक्टर रिकवरी करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में जो ऑटो सेक्टर के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के एंड तक जाते जाते मैं बात करूंगा 4 ऑटो सेक्टर कंपनीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ताकि अगर आप सोच रहे हैं ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में तो आपको थोड़ा सा हेल्प हो सके, आपकी रिसर्च में मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकूं। और वो 4 कंपनी जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वीडियो के सेकंड हाफ में, उन 4 कंपनीज का नाम है मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स के बारे में। और मैं ट्राई करूंगा कि चारों कंपनीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊं ताकि आपका डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा मैं हेल्प कर सकूं। चलिए कम टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ऑटो इंडस्ट्री का ओवरव्यू देता हूं। ऑटो इंडस्ट्री का अगर मैं एक ऐसे इंडेक्स की बात करता हूं जो इंडेक्स ऑटो कंपनीज को ट्रैक करता है, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, उसका नाम है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं तो दिसंबर 2017 में निफ्टी ऑटो इंडेक्स ऑलमोस्ट 12,000 के लेवल को टच करता है। लेकिन उसके बाद ही ऑटो के सेगमेंट में थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज आना स्टार्ट हो जाता है और ये इंडेक्स भी नीचे को आना स्टार्ट होता है। और उसके बाद एकदम से कोविड का सिचुएशन भी आ जाता है और अप्रैल में ये इंडेक्स अपना बॉटम बनाता है फ्रॉम 12,000 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 4,500 लेवल्स। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि ऑटो में कितना बड़ा स्लंप आया था। मतलब कि ये इंडेक्स जो एक टाइम पे 12,000 पे था वो गिर के 4,500 के लेवल पे आ जाता है। अगर मैं पिछले क्लोजिंग की बात करता हूं तो पिछले क्लोजिंग में ये ऑटो का जो इंडेक्स है वो 8,100 के लेवल पे वापस आ चुका है। मतलब कि यहां पे तो हमें एक अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। लेकिन सेक्टर में क्या हो रहा है इसके बाद चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों सबसे रिसेंट डाटा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अवेलेबल है वो है अगस्त 2020 का। तो हम यूज करेंगे अगस्त 2020 के डेटा को समझने की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मार्केट शेयर के बारे में कि एज अगस्त 2020 की अगर मैं बात करता हूं तो पैसेंजर व्हीकल के केस में कौन सी कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो ये पाई चार्ट आपको बताता है कि कौन सी कंपनी का कितना मार्केट शेयर है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अगर मैं मेनली बात करता हूं पैसेंजर कार मार्केट शेयर की, तो जैसे कि आपको पता है इस सेक्टर में मार्केट लीडर है मारुति सुजुकी। तो करंटली इसका मार्केट शेयर है 48% का। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं हुंडई की, तो हुंडई के पास मार्केट शेयर है 20% का। टाटा की अगर हम बात करते हैं तो टाटा के पास मार्केट शेयर है 8% का। यहां पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि पिछले कुछ टाइम में जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है वो टाटा मोटर्स का ही इंप्रूव हुआ है, क्योंकि इन्होंने रिसेंट के टाइम में काफी अच्छी रिलीजेस की थी गाड़ियों की, जैसे कि टाटा मोटर्स की टियागो, नेक्सन, एल्ट्रोस, हैरियर। ये कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिन्होंने मार्केट शेयर काफी अच्छा एक्वायर किया है अपने पर्टिकुलर सेगमेंट में। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं महिंद्रा की, तो महिंद्रा के पास 6% का मार्केट शेयर है, किया के पास 5%, रेनॉल्ट 4%, होंडा 3%, टोयोटा 2%, फोर्ड 2%, वॉक्सवैगन 1% और यहां पे बाकी कुछ कंपनियां हैं जिनके पास छोटा सा मार्केट शेयर है। तो यहां से सबसे पहले आपके माइंड में एक लेवल सेट हो गया होगा कि पूरी इंडस्ट्री में अगर मैं कार सेक्टर की बात करता हूं तो कौन सी कंपनी के पास कितना मार्केट शेयर है। लेकिन अब समझना यहां पे ये बहुत जरूरी है कि अगस्त 2020 के हिसाब से आपको मार्केट शेयर तो समझ में आ गया, लेकिन अब आप ये जानना चाहते होंगे कि अगर मैं इस नंबर को पिछले अगस्त 2019 के साथ कंपेयर करता हूं या इस नंबर को अगर मैं जुलाई के नंबर्स के साथ कंपेयर करता हूं तो अगस्त का महीना कैसे रहा है ओवरऑल पैसेंजर कार सेगमेंट के लिए। तो दोस्तों मार्केट शेयर के बाद अब बात करते हैं, अगर मैं जुलाई 2020 के मार्केट शेयर के साथ अगस्त 2020 के मार्केट शेयर की बात करता हूं तो आपको एक छोटा सा हिंट लगेगा कि कौन सी कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट शेयर ज्यादा एक्वायर कर रही है। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर मैं जुलाई 2020 के कंपेयर में अगस्त 2020 के मार्केट शेयर को देखता हूं तो उसमें चेंज कैसे निकल के आता है।
सबसे पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी की। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मार्केट लीडर है और ये पहले भी मार्केट लीडर था, लेकिन जुलाई 2020 में मारुति का जो मार्केट शेयर था वो 49.5% था। अगस्त 2020 में इस कंपनी का मार्केट शेयर 49.5 से ड्रॉप होके 48.3% हो जाता है। यहां पे आपको नेगेटिव 1.2% का ड्रॉप देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं इंडस्ट्री की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी की, हुंडई की, तो जुलाई 2020 में हुंडई का मार्केट शेयर था 19.3% और अगस्त 2020 में हुंडई का मार्केट शेयर हो जाता है 19.6%। मतलब कि यहां पे आपको 0.2% का चेंज देखने को मिलता है। और हुंडई ने पिछले कुछ टाइम के अंदर मार्केट शेयर अच्छा एक्वायर किया है इंडिया के केस में। तीसरी कंपनी जिसके बारे में बात की जा सकती है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का जो जुलाई 2020 में मार्केट शेयर था वो 7.6% का था, लेकिन अगस्त 2020 में ये इंप्रूव होके हो जाता है 7.9%। और दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं तो सबसे बड़ा जंप टाटा मोटर्स के मार्केट शेयर में ही हुआ है, मंथ ऑन मंथ भी, और इसके अलावा अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात भी करते हैं तो यहां पे अगर मैं फिफ्थ कंपनी की बात करता हूं जिसका नाम है किया मोटर्स, तो किया मोटर्स का मार्केट शेयर जुलाई 2020 में 4.3% था, जो अभी इंप्रूव होके हो जाता है 4.6%। मतलब कि यहां पे भी आपको 0.3% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों किया मोटर्स के बाद बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जुलाई 2020 में मार्केट शेयर था 5.5% और अभी ये इंप्रूव होके हो गया है 5.7%। मतलब कि मंथ ऑन मंथ यहां पे भी 0.2% का इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि किया मोटर्स पिछले कुछ टाइम के अंदर ही इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐड हुई थी, जिसके बाद इन्होंने बहुत अच्छा मार्केट शेयर इतने कम टाइम के अंदर एक्वायर किया है। दोस्तों मंथ ऑन मंथ मार्केट शेयर के बाद अब हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर मार्केट शेयर की। अगर मैं अगस्त 2020 के मार्केट शेयर को अगर मैं अगस्त 2019 के मार्केट शेयर के साथ कंपेयर करता हूं तो यहां पे हमें कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेम 5 कंपनीज को मैं कंपेयर करता हूं तो मारुति सुजुकी का अगस्त 19 में मार्केट शेयर था 47.6%, जो अभी इंप्रूव होके हो गया है 48.3%। मतलब कि यहां पे चेंज आपको देखने को मिलता है 0.7% का। Hyundai के केस में मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है 19.5% टू 19.6%। टाटा मोटर्स के केस में अगर मैं बात करता हूं तो इनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट डबल हुआ है पिछले 1 साल के अंदर। दोस्तों अगस्त 2019 में टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर सिर्फ 3.7% था, जो अभी 4.2% से बढ़ के 7.9% हो गया है। वहीं पे महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर हम बात करते हैं तो इनका मार्केट शेयर 6.7% से ड्रॉप होके 5.7% हुआ है। मतलब कि 1% का ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। वहीं पे किया मोटर्स का मार्केट शेयर 1 साल पहले तक 3.6% था, जहां पे हमें ऑलमोस्ट 50% का इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो करंट मार्केट शेयर 4.6% के आसपास का है। दोस्तों इसके बाद हम कंपेयर करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कि पैसेंजर कार सेगमेंट में ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज ने कितनी यूनिट ऑफ देयर कार्स को सेल किया है। और यहां पे भी मैं कंपैरिजन के 2 ही स्केल रखूंगा। अगस्त 2020 के डेटा को सबसे पहले कंपेयर करेंगे जुलाई 2020 के डेटा के साथ, फिर हम कंपैरिजन करेंगे ईयर ऑन ईयर, मतलब कि अगस्त 2020 के डेटा को अगस्त 2019 के डेटा के साथ कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं मंथ ऑन मंथ। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेम 5 कंपनीज की मैं फिर से बात करने वाला हूं। तो मारुति सुजुकी ने जुलाई 2020 में 97.7 थाउजेंड गाड़ियों को सेल किया था अगस्त में, जिसकी अमाउंट बढ़ जाती है 15.6% से, जो करंट नंबर निकल के आता है वो है 1.13 लाख। हुंडई की बात करते हैं तो इनकी जो यूनिट्स की सेलिंग हुई थी वो 38,000 से इंप्रूव होकर ऑलमोस्ट 45.8,000 पे पहुंच चुकी है। यहां पे आपको 19.9% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की, तो जुलाई 2020 में टाटा मोटर्स ने 15,000 यूनिट्स को सेल किया था और अगस्त 2020 में 18,500 यूनिट्स को सेल किया है। यहां पे आपको ऑलमोस्ट 24% के आसपास का इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। महिंद्रा के केस में जो सेलिंग है वो 10.9 के से इंप्रूव होके 13.4 के हो गई है। किया की अगर हम बात करते हैं तो किया की सेलिंग 8.5 के से इंप्रूव होके 10.1 के पे पहुंच गई है। यहां पे आपको 27% का इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों इसके बाद अब कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर कि अगर मैं अगस्त 2020 के डेटा को कंपेयर करता हूं 19 के साथ, तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको टाटा मोटर्स के बारे में बताना चाहूंगा, जिनकी सेल ऑलमोस्ट 154% इंप्रूव हुई है। मतलब कि इनकी जो गाड़ियां बिकती थी अगस्त 19 के मंथ में वो सिर्फ 7300 गाड़ियां थी, जो अभी इंप्रूव होके हो गई हैं 18,583। वहीं पर अगर मैं मारुति सुजुकी की बात करता हूं तो वहां पे आपको 21% का इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो नंबर 93 के से 1.13 लाख हो जाता है।
अगर मैं हुंडई की बात करता हूं तो हुंडई का नंबर 38K से इंप्रूव होके 45.8K हो जाता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जो पहले भी 13.1K था, जो भी थोड़ा सा बढ़ के 13.4K हुआ है। अगर हम किया की बात करते हैं तो किया के केस में भी ये इंप्रूवमेंट 74% का है, वो नंबर इंप्रूव होके 10,853 हो गया है। तो मतलब कि अगर पिछले कुछ टाइम के साथ कंपेयर करते हैं तो नंबर्स में इंप्रूवमेंट तो आया है, जो सिग्निफिकेंटली आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इंडस्ट्री के नंबर के बारे में बात करने के बाद अब मैं बात करना चाहूंगा 4 कंपनीज के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करूंगा। यहां पे मैं कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम पूरे ऑटो इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए जो मैंने स्टार्टिंग में अपना डोमेन रखा है, मैंने प्योरली पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में रखा है। लेकिन अब मैं बात करता हूं 4 कंपनीज के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मारुति सुजुकी की। अगर हम मारुति सुजुकी की बात करते हैं तो पैसेंजर व्हीकल में ये मार्केट लीडर है, जिसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 48 to 49% के आसपास का है ये। और यहां से आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि पिछले बहुत सालों से ये कंपनी मार्केट लीडर है और अपनी पोजीशन को इसने बरकरार रखा है। और टाइम टू टाइम ये कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करती है, अलग अलग शोरूम्स लेके आती है, अलग अलग कस्टमर सेगमेंट को अलग अलग तरीके से टारगेट करती है, ताकि अपनी मार्केट लीडरशिप को बनाए रखे। मारुति सुजुकी की अगर हम शेयर प्राइस की बात करते हैं तो इसका शेयर प्राइस 7,000 रुपीज के आसपास का है। पिछले एक साल में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगर मैं मार्च लोस की बात करता हूं, जब कोविड सिचुएशन पीक पे था, तो इसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 4,000 को टच किया था, जिसके बाद ऑलमोस्ट 70% के आसपास ऊपर जा चुका है। लेकिन पिछले कुछ सालों से मारुति लगातार अच्छा रिटर्न देती है अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन पिछले कुछ टाइम के अंदर जब से मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था और जब से कोविड का सिचुएशन आया था, इस शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चला गया था। लेकिन पिछले कुछ टाइम में जब से ऑटो में अच्छी न्यूज देखने को मिल रही है, इसके शेयर प्राइस में अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। दोस्तों, मारुति सुजुकी की अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ज्यादा का है। और इनका जो प्योर फोकस एरिया है वो सिर्फ पैसेंजर सेगमेंट है, जहां पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। दोस्तों, कोविड केस आने के बाद एक हाइपोथेसिस ये भी था कि कोविड सिचुएशन के बाद लोग अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे, जिसके बाद जो एक मिडिल सेगमेंट है वो गाड़ियों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। लेकिन वो हाइपोथेसिस कितनी सही होती है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, ये मार्केट की एक हाइपोथेसिस थी जिसके बारे में मैंने आपको समझाया, लेकिन आप इसको बिल्कुल भी फैक्ट ना समझें। दोस्तों, अगर हम मारुति सुजुकी के ऊपर डेट की बात करते हैं तो इस कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है। और ये कंपनी टाइम टू टाइम अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज को अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करती आई है। अगर हम पिछले कुछ टाइम के बारे में बात करें तो जैसे इंडिया में प्रीमियम जो गाड़ियां थी, जहां पे इंटीरियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई थी, जिसके बाद मारुति ने अपने बिजनेस मॉडल को पूरे तरीके से चेंज किया और इन्होंने भी एक प्रीमियम गाड़ियों की तरफ फोकस करना स्टार्ट किया और उन गाड़ियों को एक अलग शोरूम से बेचते थे, ताकि वे अपने कस्टमर सेगमेंट तक सही तरीके से पहुंच सकें। और पिछले कुछ टाइम में मारुति सुजुकी ने यह भी अनाउंस किया था कि वो इंडिया में डीजल गाड़ियां बनाना बंद कर देंगी और प्योर फोकस अपना पेट्रोल गाड़ियों की तरफ ले जाएंगी, जिससे इनकी कॉस्ट में काफी ज्यादा कटौती होने के चांसेस हैं। दोस्तों, अगर हम BS6 की बात करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोल्यूशन नॉर्म्स थे, जिनको इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी था और एक बहुत बड़ा बर्डन था ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर, और वो टाइम भी पीछे जा चुका है और मारुति ने बहुत अच्छे तरीके से उनका इंप्लीमेंटेशन किया है अपनी गाड़ियों के अंदर। दोस्तों, मारुति सुजुकी के बाद मैं आपको बताने का ट्राई करता हूं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, क्योंकि उनका बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं फैला हुआ, इनका बिजनेस बहुत सारी चीजों से डिराइव होता है। जैसे कि पहला है पैसेंजर सेगमेंट, दूसरा है कमर्शियल व्हीकल्स, इसके अलावा इनका बसेस भी आती हैं और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है जो इंडिया से बाहर ऑपरेट करता है, जैगवार रेंज रोवर का। और उनका ये मेन बिजनेस एक तो यूरोप में ऑपरेट करता है और इनका एक बहुत बड़ा मार्केट चाइना में भी है। तो इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट है जो टाटा मोटर्स के ऊपर निकल के आता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से टाटा मोटर्स ने अपनी स्ट्रेटेजी में काफी ज्यादा चेंज किया है और उन्होंने इंडिया की जो पैसेंजर मार्केट है उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस एक टाइम पे 540 के आसपास ट्रेड किया करता था, लेकिन उसके बाद लगातार ये नीचे को आना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले ब्रेक्जिट आया, उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में नेगेटिविटी फैलना स्टार्ट हुआ, तो ये कंपनी लगातार नीचे आने लग गई, क्योंकि इनके फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आते थे और जैगवार रेंज रोवर का भी रिजल्ट बहुत ज्यादा बुरा आना स्टार्ट हो गया, जिसके बाद इसका शेयर प्राइस अपने पीक लेवल से ऑलमोस्ट 85% नीचे जाके 66 रुपीज पे डिप बनाता है, लेकिन वहां से रिकवरी करना स्टार्ट करता है, जो करंटली अभी 140 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट
कैपिटलाइजेशन 46,000 करोड़ के आसपास का है और पिछले कुछ टाइम से लगातार लॉस बुक करती आ रही है, जिसकी वजह से मैं इसके पी रेशियो के ऊपर बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूंगा। दोस्तों एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो आपको देखना चाहिए टाटा मोटर्स के केस में वो है इसका डेट लेवल, क्योंकि इस कंपनी का डेट लेवल बहुत ज्यादा है। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से ऊपर का है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसकी वजह से इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक बहुत बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट कॉस्ट में चला जाता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लें, इनके बिजनेस मॉडल को देख लें, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल में इनका एक छोटा सा मार्केट शेयर है। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फॉरेन में इनका जैगुआर रेंज रोवर का बिजनेस है, उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। दोस्तों शॉर्ट में बात करता हूं तीसरे कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अशोक लीलैंड, जिसका मेनली बिजनेस प्योरली कमर्शियल व्हीकल्स, बस मैन्युफैक्चरिंग और इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल जो छोटे व्हीकल्स होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में है। अशोक लीलैंड की अगर मैं शेयर प्राइस की बात करता हूं तो एक टाइम में 120-130 रुपीज के ऊपर ट्रेड किया करता था, लेकिन उसके बाद लगातार नीचे को आना स्टार्ट हो गया। इसके प्रमोटर्स की बात करूं तो इनके मेजर प्रमोटर्स हिंदुजा ग्रुप से निकल के आते हैं, और इसके करंट शेयर प्राइस की बात करता हूं तो पिछले कुछ टाइम के अंदर इसका शेयर प्राइस जो एक टाइम पे 50 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था, उसने एक अच्छी रिटर्न देके करंटली 75 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे एक बात करें तो पैसेंजर व्हीकल में तो फिर भी हमें थोड़ा सा अच्छा खबर देखने को मिलता है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स में उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आया है जितना हम उम्मीद कर रहे थे। तो अशोक लीलैंड की अगर हम बात करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। अगर आपको लगता है कि कमर्शियल व्हीकल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में जो आने वाले टाइम में ग्रोथ करती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल कितना है वो आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं इन्वेस्टमेंट करना उसके ऊपर बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूंगा। तो दोस्तों एक पॉजिटिव चीज अगर मैं अशोक लीलैंड के बारे में आपको बताऊं तो ये कंपनी टाइम टू टाइम एक अच्छा डिविडेंड देती आई है। अगर कंपनी अर्निंग पर शेयर अच्छा करती है तो अच्छा पैसा डिविडेंड की फॉर्म में अपने इन्वेस्टर्स को देती रही है पिछले कुछ टाइम के अंदर। लेकिन दोस्तों जो डिविडेंड पॉलिसी होती है वो टाइम टू टाइम कंपनी की चेंज भी हो सकती है, तो अपनी थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद ही डिसाइड करें कि ये पैरामीटर आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करता हूं तो क्वार्टरली रिजल्ट लगातार पिछले कुछ टाइम से अशोक लीलैंड के अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक जो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है वो तो एक तो ऑटो इंडस्ट्री के स्लो डाउन का पड़ा है, दूसरा जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं वहां पे एनबीएफसी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एनबीएफसी सेक्टर बीच में कहां पे आ गया, क्योंकि दोस्तों जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, जो वहां पे जो बहुत सारा बाइंग होता है वो लोन की फॉर्म में होता है, और जब यहाँ पे लोग लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक के अलावा एनबीएफसी सेक्टर से बहुत ज्यादा लोन यहाँ पे दिया जाता है कमर्शियल व्हीकल्स के केस में, जिसकी वजह से बाइंग का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम के अंदर जब से एनबीएफसी सेक्टर में एक बहुत बड़े इश्यूज निकल के सामने आए थे, तो लोगों को यहाँ पे लोन लेने में प्रॉब्लम हो गया था, और लोगों के लिए जो वाइबल ऑप्शन बचा था लोन लेने का वो सिर्फ बैंक बचा था, जिसकी वजह से इस सेक्टर के ऊपर एक और नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला था। तो दोस्तों ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो पास्ट के थे जिनका एक बहुत बुरा असर पड़ा था अशोक लीलैंड के ऊपर, लेकिन आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे ग्रोथ होता है और उसका इंपैक्ट कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के ऊपर कैसा पड़ता है वो तो आने वाले टाइम के अंदर ही हमें पता चलेगा। लेकिन पिछले क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने 400 करोड़ से ज्यादा का लॉस बुक किया है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर हम अशोक लीलैंड की बात करते हैं, पिछले कुछ टाइम के अंदर अशोक लीलैंड का जो डेट लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलता है हमें पिछले कुछ टाइम के अंदर। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव चीज देखने को मिलती है वो ये है कि इनके प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को पिछले बहुत सालों से बिल्कुल भी कम नहीं किया है। अगर मैं छोटे से परसेंटेज टर्म्स की बात करता हूं तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपने ओनरशिप को थोड़ा सा बढ़ाया है पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका शेयर प्राइस मार्च कोविड के सिचुएशन में अपने बॉटम से लेके अभी तक 150% के आसपास ऊपर जा चुका है। तो आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी के अंदर पिछले कुछ टाइम के अंदर कितना अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, और उसके पीछे जो रीजन है वो है इनका बिजनेस मॉडल। अब बिजनेस मॉडल यहाँ पे एक रीजन कैसे बन जाता है, क्योंकि मैंने आपको मार्केट शेयर के बारे में बताया पैसेंजर व्हीकल के, तो वहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का बहुत छोटा सा मार्केट शेयर था, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट शेयर है ट्रैक्टर सेगमेंट के अंदर। और पिछले कुछ टाइम के अंदर जब से कोविड का सिचुएशन निकल के आया है तब से जो रूरल इकोनॉमी है वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखने को मिला था, बल्कि ट्रैक्टर्स की सेल में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला था, जिसका फायदा महिंद्रा एंड महिंद्रा को मिला। जो इनके ट्रैक्टर का सेल्स का नंबर था वो पिछले कुछ टाइम के अंदर अपने पीक पे चल रहा है, जो नंबर इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर मैं शेयर प्राइस की बात करता हूं तो करंटली शेयर प्राइस इसका 633 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रैक्टर सेल्स की बात करता हूं तो अगर मैं ईयर ऑन ईयर इनको कंपेयर करता हूं, मतलब कि अगस्त 2020 के नंबर्स को अगस्त 2019 के नंबर के साथ, तो यहां पे हमें 60% के ज्यादा का इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, जो जंप जस्टिफाई करता है कि इसका शेयर प्राइस पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत ज्यादा ऊपर क्यों चला गया था।
तो दोस्तों ये वीडियो मैं आज की लेके आया था जो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आया था। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि कौन सा स्टॉक आपको बाय करना चाहिए, कौन सा स्टॉक आपको सेल करना चाहिए। हम सिर्फ आपको ऑटो सेक्टर के बारे में बताना चाहते थे और मैंने सोचा आपको क्यों ना 4 कंपनीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, ताकि आपको पता चले कि हर कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑटो सेक्टर के अंदर भी अलग अलग है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं मारुति सुजुकी की बात करता हूं तो उनका प्योरली जो बिजनेस मॉडल है वो पैसेंजर सेगमेंट को टारगेट करता है। उसके बाद मैंने बात किया अशोक लीलैंड का, तो अशोक लीलैंड प्योरली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से निकल के आता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिजनेस ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उनका सेगमेंट हर सेगमेंट में उनका बिजनेस फैला हुआ है, जैसे कि ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी। और दोस्तों उसके बाद हमने बात किया टाटा मोटर्स के बारे में, जिनका एक बहुत बड़ा बिजनेस सेगमेंट इंडिया के बाहर से निकल के आता है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आपको लगता है कि कोई एक सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो वहां पे आपको कौन सी कंपनी चूज करना है, वहां पे भी आपको एक अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा लेकिन आपने सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में देखा है और आपको आइडिया लग गया कि पैसेंजर व्हीकल शायद अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर आपने अशोक लीलैंड को बाय कर लिया लेकिन वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एक डिफरेंट सब सेगमेंट से निकल के आता है, तो आपको इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि आप कौन से सेक्टर के बारे में सोच रहे हैं, उसके अंदर भी कौन से सब सेगमेंट है और कौन से सब सेगमेंट के ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, वहां से आप उसकी कंपनी को चूज कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको थोड़ा सीखने को मिला होगा, आपको एक इनपुट मिला होगा कि एक अच्छी रिसर्च कैसे कर सकते हैं और एक अच्छी कंपनी चूज करके आने वाले टाइम में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये 4 कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा आप ये भी कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आपको लगता है कि ऑटो सेक्टर का बुरा टाइम पीछे जा चुका है या आने वाले टाइम में वापस इनके शेयर्स नीचे जा सकते हैं। प्लीज कमेंट करने के साथ अपने रीजंस भी लिखें ताकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को सीखने को मिले और हम एक ऐसी कम्युनिटी बना सकें जहां पे हम एक दूसरे के साथ सीख सकें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।